अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, शेयर कीजिए बिलाल साहब, आप कंप्लीट करें सर अपनी वो बात। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा कनेक्ट कर लिया सर। करें आप, प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। जी सर, जी सर, कर लो। रिसर्च methodology, quantitative method and qualitative method I will use, and further correlation method of calculation will also be used. When variable discussion, in this study, my variable will be theft and general education labor, and my independent variable is theft and general education labor, and dependent variable will be income level and living standard. Number two, economy and industry, and number third, industrial efficiency. Because theft has impact on these things, and these things are change as the इंडिपेंडेंट होने की वजह से, यानी ये डिपेंडेंट चीज चेंज हो जाती हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सिंपल एक्सेल वगैरह, और कोरिलेशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन, उसको रिलेट करने के लिए। और सर ये प्लान होगा जिसमें जो अगर थीसिस में करूंगा तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद प्रपोजल राइटिंग होगा, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस होगा, फिर डाटा क्लियरिंग, डाटा को यानी कि स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर उसके बाद प्री टेस्टिंग ऑफ एनालिसिस होगा, और काम को स्टार्ट करेंगे, और थीसिस की डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करेंगे, साथ साथ मुकम्मल करेंगे, और कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन होगी। सर ये मेरा सारा था। इसमें सर ये कुछ रेफरेंसेस हैं, जो वो रेफरेंसेस मैंने शुरू में दे दिए थे। ठीक तो सर ये मेरी प्रेजेंटेशन है। ठीक है बिलाल, आप का थोड़ा सा टॉपिक भी थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट भी है, और उसमें थोड़ा सा आपकी उस तरह से आपको रिसर्च पेपर्स नहीं मिले जिस तरह मिलने चाहिए थे शायद। तो खैर, मेहनत की ज़रूरत है थोड़ी सी आपको। जी सर। आपने समरीज लेक्चर्स की जमा कराई है ना मुझे? सर दो की रहती है मेरी, वो सर मैंने जो क्लासेस ली थी ना, उन्हीं की नहीं बनी, जो मैंने ऑनलाइन लिया उनकी तो बन गई थी। वो ठीक है, असल में जो आपने मिड टर्म एग्जाम दिया हुआ ना, उसमें नजर नहीं आ रहा कि आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं, नंबर आपके काफी सर कम है। मैंने नहीं सर, सर असल में ना मुझे सर डिंगी था, और मैं सर तकरीबन 1.5 हफ्ते से मैं बिस्तर पे था, मैं सर पेपर देने के लिए सिर्फ आया था। जब सर पेपर दे के मैं वापस आया ना, तो अगली रात पूरी मैंने फिर अस्पताल में गुजारी। अच्छा, यानी चले, वो सर अल्लाह मैंने जो अल्लाह आपको इस सेहत दे, पोजीशन में अल्लाह थी। सेहत दे। चले, खैर है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपके इस वक्त तो 25 में से 12 मार्क्स हैं मिड टर्म के पेपर में। तो आगे एंड टर्म में मेहनत कीजिए, जो कमी पेशी है वो पूरी कीजिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। जी ठीक है सर। ओके जी, हु एल्स वांट्स टू प्रेजेंट नाउ फ्रॉम द अवेलेबल? सर बिलाल। मैं प्लीज कर देती हूँ। जी सुंदर, काइंडली आप लिंक कीजिए। जी सर। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है, आप बोलें। So as you know, the topic of my proposal, the impact of communication in aviation environment, और ये टॉपिक मैंने इस वजह से लिया क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन, सिविल एविएशन में जो क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, फ्लाइट के दौरान एंड अदरवाइज मैनेजमेंट में भी, क्योंकि फ्लाइट सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। और कम्युनिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर फ्लाइट को, हर टास्क को एफिशिएंटली जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो लिटरेचर रिव्यू है, इसमें मैंने 2 से 3 जो है वो रेफरेंसेस को इंक्लूड किया है, जिसमें है कम्युनिकेशन एरर्स कैन हैव सेवेयर कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सीडेंट इंसिडेंट्स और नियर मिसेस होते रहते हैं, बट
डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एरर्स होते रहते हैं। तो ये दो तीन क्या कहते हैं रेफरेंसेस में यही था जो कि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। एंड मैंने एक पिक्चर भी साथ में इंक्लूड की है जिसमें दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है और एरर्स किस वजह से हो सकते हैं। कि एक फ्लाइट टेक ऑफ करिए, एक जो है वो अ, 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 है 36,000 फीट पे लेट्स से कि है, और एक लैंड कर रही है विच इज वाई कुछ ना कुछ एरर्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं पे। काइंडली मूविंग सुन टुवर्ड्स सकते हैं अगर आप वीडियो ऑन कर सके तो आई कुड सी योर फेस एज वेल इफ देयर इज नो इशू अदरवाइज। विजिबल एप्लीकेशन। जी ठीक हो गया, अभी आप डिस्कस कीजिए। So coming towards gap analysis, चूंकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई स्टडी नहीं की गई है, तो इसलिए मैंने एक तो ये टॉपिक भी चूज किया था कि यहाँ के जो इस तरह के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाए with the help of Civil Aviation Authority. Then से objectives आ जाता है to determine the most common communication errors और human factors की वजह से कौन कौन से errors हो सकते हैं या strategies जो कि हम choose कर सकते हैं इन errors को minimize करने के लिए। So then moving towards the methodology में cross sectional जो है वो study choose की जाएगी जिनमें से पाकिस्तान में लेट्स से कि इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में कोई भी टू एविएशन सेंटर्स, कोई भी टू एविएशन ऑफिसर्स चूज किए जाएंगे जिन में से लोग शॉर्टलिस्ट करके जो है उनसे इंटरव्यू किया जाएगा या क्वेश्चनर्स फिल आउट कराए जाएंगे जिसमें जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर्स का एक मिक्सअप बनाया जाएगा, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा एंड देन इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो उनका इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि किस एज ग्रुप के बीच में या एक्सपीरियंस कितना उनका होना चाहिए, हम लोग चूज करेंगे। देन सर एथिकल अप्रूवल आ जाता है जो कि हमें सिविल एविएशन से लेना पड़ेगा कि हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, और उसके बाद ही ये सारा काम स्टार्ट किया जाएगा। देन सर रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एविएशन में क्या प्राइमरी कॉजेज हो सकते हैं कम्युनिकेशन एरर्स के लिए और इन कम्युनिकेशन एरर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फ्लाइट सेफ्टी और एफिशिएंसी पे या जो भी अदर टास्क होते हैं हमारे इन फ्लाइट, और उसके अलावा क्या मेथड्स यूज किए जाएं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। देन से डाटा कलेक्शन आ जाता है जिसमें हमारे पास होगा फेस टू फेस इंटरव्यूज होंगे पायलट्स, ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ से और एविएशन एयरपोर्ट ऑपरेशन ऑफिसर्स से, और से टोटल नंबर ऑफ 20 इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें 2 मेल 2 फीमेल, और जो ईच ग्रुप है जैसे पायलट्स, ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है उनमें से 2 पर्सन ईच लिए जाएंगे, मेल एंड फीमेल। एंड देन उसका जो भी है जो हमारे पास आंसर्स आते हैं उनके या जो भी आउटकम आती है उसको जो है वो एक्सेल शीट पे मेंशन किया जाएगा एंड देन एसपीएसएस पे वो सारा किया जाएगा एक्ट। देन सर एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे और comprehensive understanding of the most common communication errors in the aviation environment, और उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है सेफ्टी और एफिशिएंसी पे, और ह्यूमन एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो कि इन एरर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, और स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाएंगी जो कि इन एरर्स को मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सकें कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। देन सर मेरी टाइमलाइन है, टाइमलाइन को मैंने 5 मंथ्स का इस वजह से रखा है सिंस हमारा सेमेस्टर 4 to 5 मंथ्स का था, तो मैंने लिटरेचर रिव्यू को उस हिसाब से 2 वीक्स दिए हैं, डाटा कलेक्शन को 4 वीक्स, डाटा एनालिसिस को भी 4 वीक्स, और राइटिंग एंड रिवाइजिंग द थीसिस जो है उसको 2.5 मंथ्स दिए। और सर ये हैं कुछ रेफरेंसेस जो कि ऐड भी किए हैं, बाकी मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट जो वो सेंड कर दिया था तो उसमें थोड़ा सा डिटेल है सारा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। ठीक है सुंदर, आप ने अपनी समरीज जो है वो सबमिट की है सारी? जी सर। ओके। और दूसरा ये कि जो आपके प्रेजेंटेशन है इसमें लिटरेचर रिव्यू जो है वो काफ़ी वीक है। इसमें आपने कंसर्न पेपर्स के कोई
अप्रोचेस को डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा अपने एंड पे दोबारा एक दफा। जी सर। और आर यू सर, इंटरेस्टेड थीसिस, या आप सिर्फ कोर्स वर्क में इंटरेस्टेड हैं? सर नॉट नाउ बट मे बी ऑन लेटर स्टेजेस। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ सो जी। आपका प्रोफेशन क्या है, वेयर व्हाट यू डू? सर मैं सरीना में होती हूँ एज फ्लाइट सर्विसेज डिपार्टमेंट में मैनेजर फ्लाइट सर्विसेज, और मैं केबिन क्रू भी रह चुकी हूँ। अच्छा, चलेंगे, दैट्स गुड। जी। तो ये इधर सा थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव से देख लीजिएगा, लेक्चर्स को एक दफा शायद रिविजिट भी करना हो, कर लीजिए। मिड टर्म में ठीक है आपके सर। 19 मार्क्स हैं आउट ऑफ 25। सर, ठीक है, तो थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड लक थैंक फॉर यू दी। सो मच। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू। जी, हु एल्स वांट्स टू प्रेजेंट नाउ? सर मेजर जिब्रान सर। जी जिब्रान, आप शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। विजिबल हो रहा है सर? जी जिब्रान विजिबल है, करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, द टॉपिक ऑफ माय रिसर्च topic is embedded AI in robotics in modern research techniques, sir. So the sequence I shall be following is as flashed. Coming over to the introduction, sir. Sir, artificial intelligence, जिस तरह हमको पता है सर के potential, it has the potential to improve project management processes and it also increases efficiency and enhance decision making, sir. सर बेसिकली मैंने इस स्टडी को कवर किया है 4 फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज में, which which are planning of artificial intelligence projects, artificial intelligence systems, co-development, management of data, life cycle management of artificial intelligence models. Coming over to the key components, sir, it also has key components, that is hardware components, microcontrollers, sensors, एंड AI एल्गोरिदम सर। बेसिकली सर जो AI एल्गोरिदम्स हैं वो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एम्बेडेड AI because they combine traditional software programming with machine learning and AI techniques, sir. This allows devices to process data, learn from it, and also make decisions based on that data in real time, sir. Coming over to literature review, sir. सर जो मैंने कुछ जर्नल्स इस पे सर्च किए थे सर, उनमें सर मैंने देखा था कि द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बिजनेस वैल्यू इज आइडेंटिफाइड ऑन 4 key ways, sir, in which we can create value for organization, sir. These are as flashed, sir. Then, sir, the most noteworthy artificial intelligence is its ability to use historical information. It can also be used in weather forecasting, मेट्रोलॉजिकल डाटा, मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड बेसिकली सर मैंने इस सारी रिसर्च को किया है कि जो हमारा यूज़ ऑफ रोबोटिक्स है इन मॉडर्न रिसर्च टेक्निक्स में, वो भी इस पे मज़ीद उस पे क्या उसकी लिमिटेशंस हैं और क्या उसकी वो अभी मज़ीद इसमें क्या चैलेंजेस हमें अभी दरपेश हैं सर। देन सर कमिंग ओवर टू सम ऑफ इट्स मोर टेक्निकल challenges, रिलायबिलिटी इशू सर हमें पेश आते हैं सर। When we deep dive into it, we ensure consistent performance in varied environmental conditions and developing robust system to handle potential failures. And it is crucial for adoption of AI robotics in critical research applications, sir. Because reliability issues सर अभी इसके काफ़ी हद तक चल रहे हैं, जितने भी मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं सर इसके बारे में, तो सब पेपर्स में इसकी रिलायबिलिटी का इशू
इश्यूज हैं जो एड्रेस करने की भी जरूरत है सर। सर। जिब्रान काइंडली अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। और नंबर टू, थोड़ा सा ना आपका पेस बहुत स्लो है, थोड़ा सा इसको स्पीड अप करें। आपकी स्लाइड्स तो बहुत सारी नजर आ रही है मुझे भी, आप पहली दूसरी कवर की है आपने। जी सर। प्रेजेंटेशन मोड पे भी ले जाएं अपने आप को, अभी आप टेक्स्ट मोड के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं। सर। विजिबल सर। जी जी, विजिबल है, बताइए। सर। सर। सर मैं बता रहा था कि आपको कि जितने भी मैंने रिसर्च पेपर्स देखे हैं उसमें ये रिलायबिलिटी इश्यूज इसके हैं सर। जो भी मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं सर। बिकॉज एआई पावर्ड रोबोटिक्स जो है वो दे आर क्रिटिकल इन रिसर्च एप्लीकेशन सर। ऑल्सो सर पावर कंजम्पशन इश्यूज आर ऑल्सो बीइंग राइज्ड बिकॉज एनर्जी एफिशिएंसी जिस तरह पाकिस्तान को की अगर हम बात करें सर, वी नॉट एनर्जी एफिशिएंट जनरेशन सर। And AI algorithms and hardware components are essential, especially for battery power devices like drone and other products, sir. Then, sir, coming over to data privacy, implementing a strong encryption system is also necessary, sir. Uh, and data anonymization techniques are also being used to protect sensitive information, sir. सर जब मैं ये रिसर्च अपनी कर रहा था तो मैंने कुछ गैप एनालिसिस भी इसके दरमियान आइडेंटिफाई किए हैं सर, विच आर एज फ्लैश ऑन द स्क्रीन सर। सर्चिंग फॉर comprehensive solutions to मेरी रीड सर। जी जी, आप ऑडिबल हैं और बहुत स्लो चल रहे हैं। सर। सर ये कुछ गैप एनालिसिस मैंने इसमें अपने लिटरेचर रिव्यू में देखे थे सर। द एग्जामिनेशन ऑफ रोबोटिक HRM हैज लिमिटेड ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटीग्रेशन एग्जर्ट्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, spotlighting both the diverse benefits and associated benefits with it सर। बेसिकली सर ये कुछ गैप्स एनालिसिस थे जो कि मैंने इसमें कवर किए थे अपनी स्टडी में सर। The last one is study about the sustainable impact of AI-assisted project management will be desirable, sir. Sir, there will be two-pronged research methodology will be used, sir. Qualitative and the other one is sir, data collection and sampling, sir. फर्स्ट वन सर जो मैंने इस पे अपना जो जर्नल मैंने कवर किया था ये प्रोसीडिया कंप्यूटर साइंस था सर। 2021 का जर्नल है सर। इसकी जो SGR रेटिंग है वो 87 है सर। इट इज़ इम्प्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में था सर ये। सर इसमें सर बेसिकली जो मेरी आउटकम्स थी वो थी कि डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली इंटेलिजेंट मशीन्स विद इनेबलिंग इंडस्ट्री एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज could have an impact on the way products are manufactured, sir. The foundation are set for future empirical research, and basically it is focusing on the collaboration between the people and robots, sir. There are some, sir. There are some limitations, sir. जी बताइए बताइए, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। Sir, sir, confined to a specific region, limiting generalizability, no additional constructs, because सर ये जो पेपर है सर ये फोकस कर रहा है सर यूरोपियन यूनियन पे सर। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू, इट इज़ बेसिकली कन्फाइंड टू अ लिमिटेड region, sir. No additional constructs that could further enhance the understanding of successful project implementation, especially for projects over an extended period. Sir, coming over to research questions. Question number one was, how does implementation of intelligence AI in project management lead to a power shift and transform traditional roles and dynamics within project teams? Question number two is, how do we know about robotics implementation for human resource management in the workplace? And question three is, what are the areas, domains that require additional and focused examination in the future related to AI in human resources management, sir? जिब्रान, Objective, आपका ना हमें स्लाइड जो है वो कुछ और नजर आ रही है, आप बोल कुछ और रहे हैं। कर ली देखें स्लाइड कौन सी शो कर रहे हैं। हाँ जी, अब ठीक हो गया। तो इसको भी चलाना है। sir. आप कहीं पे कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो वो उसको इसके साथ अलाइन रखो काइंडली।
सर अब विजिबल है सर? जी बताइए। सर तीन रिसर्च क्वेश्चन है सर जो मैंने इसमें एड्रेस किए हैं अपने रिसर्च में सर। दे आर फ्लैश ऑन द स्क्रीन सर। क्वेश्चन नंबर वन था कि हाउ डज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लीड टू अ पावर शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल रोल्स एंड डायनामिक्स विद इन प्रोजेक्ट टीम्स। क्वेश्चन नंबर टू ये सामने आया था कि हाउ डू वी नो अबाउट रोबोटिक्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर HRM इन द वर्क प्लेस। और क्वेश्चन नंबर थ्री ये राइज हुआ था व्हाट आर द एरियाज एंड डोमेन्स विच रिक्वायर स्पेशल स्पेशल emphasis and focus examination in the future related to AI in HRM. Coming over to the research objective, sir. आगे जो आ जाए। मेरे रिसर्च सर आगे आगे फ्लैश कर दें सर बस। सर नेक्स्ट। सर देयर आर थ्री रिसर्च ऑब्जेक्टिव सर। सिर्फ डिस्प्ले कर दें, आगे आ जाए ना। अभी आप हाइपोथेसिस सर बता। जी हाइपोथेसिस बताएं क्या है। सर सर हाइपोथेसिस ये थे सर इसमें कि अ वर्किंग एनवायरनमेंट दैट embraces agility characterized by flexible processes, collaborative teams and adaptive practices positively affects the achievement of successful project implementation. Effective application of agile leadership principles and practices contributes positively to the successful implementation of projects. और hypothesis 3 था सर कि incorporation of social robots in a project positively affects the utilization and effectiveness of AI solutions within the project. ठीक है, आपका टाइटल क्या था जबरान? सर टाइटल है मेरा सर एम्बेडेड एआई एंड रोबोटिक्स इन मॉडर्न रिसर्च टेक्निक्स। अच्छा, नहीं उनका ताल्लुक इन हाइपोथेसिस से तो नजर नहीं आ रहा उस टाइटल का। सर जो हाइपोथेसिस 3 है ना सर, हाइपोथेसिस 1 में सर मैंने सारा काम किया एआई पे सर, जो एम्बेडेड एआई है सर उस पे ठीक। सर। चले बस इसको देख लीजिएगा। जो आपके हाइपोथेसिस है ना, ये इनका इनका कोई झलक नजर आनी चाहिए आपके टाइटल के अंदर भी। सर तो ठीक है, आगे आ जाए और क्या किया और नेक्स्ट। हाइपोथेसिस 3 में सर सोशल रोबोट्स की मैंने बात की है सर जिस तरह। ठीक ठीक है। सर द टाइमलाइंस ऑफ माय रिसर्च स्टडी इज एज फ्लैश सर। ठीक है। सर बेसिकली सर मैंने सितंबर 24 में इसको प्रेजेंट किया था अपने टॉपिक को सर। उसके बाद सर मैंने एक महीना लिटरेचर रिव्यू पे लगाया है। उसके अलावा नवंबर में सर मैंने इसका सारा कोर्स वर्क कंप्लीट किया था सर। और अभी सर ये सबमिशन कर रहा हूँ सर इसकी ठीक है, थीसिस 1 की सर। आप थीसिस करना चाह रहे हो या नॉन थीसिस ऑप्शन पे हो? सर अभी फिलहाल मैंने इस पे डिसाइड नहीं किया सर, लेटर स्टेज में सर मैं डिसाइड करूंगा सर। अच्छा अच्छा, और अभी आप क्या कर रहे हैं? आपकी किस जगह पे हैं आप? सर मैं इधर दश्त में हूँ सर, बलूचिस्तान में सर। ओके, और क्या आप इंजीनियर हैं नॉन इंजीनियर हैं? जी सर मैं सिग्नल्स का हूँ सर, ओके, इंजीनियर्स का हूँ सर। ठीक है जी। तो सर और आगे क्या क्वालिटी मैट्रिक्स दिखा बाकी दें? सर रिसर्च क्वालिटी मैट्रिक्स हैं सर, जो मैंने कोई 15 से 20 जर्नल्स देखे थे सर। उसमें जो मैंने रिसर्च पेपर्स देखे हैं सर वो मैं फ्लैश कर देता हूँ सर। इनकी सर मैंने सारा जो रिसर्च पेपर्स का क्वालिटी मैट्रिक्स है वो भी सर बनाया है सर। अच्छा, इन्हीं पेपर्स को आपने अपने उसमें डिस्कस नहीं किया? जो आपकी ब्लॉग, जो आपका रिसर्च लिटरेचर रिव्यू था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सिर्फ एक ही पेपर आपने दिखाया है। तो ये पेपर उनको सर वहां पे आपको वन बाय वन कोई चार पांच दिखाने चाहिए थे ना खोल के। सर इनके अंदर सर क्या हुआ मैंने हुआ है? दो पे सर मैंने सर उसको समराइज किया है दो का। एक सर ये नंबर 8 पे है सर, इसका किया है सर। इस वाले को किया मैंने सर जो मैंने आपसे। कम से कम पांच पेपर्स आपको वहां जो है ना वन बाय वन दिखाने चाहिए थे। ये मतलब राइट मैंने सर। लास्ट बताया भी था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इसको एक दफा देख लीजिएगा, इम्प्रूव कर लें। और ठीक है बाकी सर। ये कि आपने समरी सारी अपनी शेयर की भी है मेरे साथ। जी सर सिर्फ दो रह गई हैं सर मेरी। अच्छा, और बाकी ये कि क्लास में आप आते रहे हैं या कम जी सर मैं अटेंडेंस आता रहा हूँ सर। आते सर रहे? यहाँ ठीक। पे थोड़ी सी कमिटमेंट्स आपको पता है इस तरह की होती हैं कि रेगुलर क्लास नहीं ले सकता बंदा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सर कि मैं। नहीं ठीक है, आप जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड उनको जरूर देख के एक दफा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर लीजिए। फ्लो ऑफ सर प्रेजेंटेशन पे जरा मेरे लास्ट दो लेक्चर जरूर देखिएगा कि उसमें होना क्या क्या चाहिए। तो वो थोड़ा सा आपका ना फ्लो ठीक नहीं है उस तरह सर से नहीं है जिस तरह से मैंने बताई है। तो वो देख लीजिए। सर बाकी है कि ठीक है, आपका मिड टर्म का एग्जाम रीजनेबल है, उसमें आपके 21 नंबर हैं आउट ऑफ 25। सर थैंक यू सर। ठीक है जबरान, थैंक यू वेरी मच, टेक सर केयर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सो सर कनेक्ट चलें जी, लेट्स गिव चांस टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। हु इज नेक्स्ट? कौन है जी आप में से अभी? सर सबा मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। जी सब आप प्रेजेंट कीजिए, और मे बी यू विल बी दी लास्ट वन, जिसके बाद हम ब्रेक फिर करेंगे थोड़ी सी एक। ठीक है, चलें करें प्रेजेंट जी।
सबा काइंडली मुझे बताइएगा कि आप कहाँ पे हैं इस वक्त? Sir, I'm from Chakwal. अच्छा, तो आप डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट हैं या ऑन कैंपस है? Sir, distance learning. अच्छा, ठीक हो गया। और प्रोफेशन क्या है आपका, क्या करती हैं आप? Sir, I'm a इंस्ट्रक्टर? mother. No, sir. अच्छा, चले तो काइंडली अपनी वीडियो भी ऑन कीजिएगा ताकि वी कैन सी यू एज वेल। Alright, sir. थीसिस में आप इंटरेस्टेड हैं या नॉन थीसिस ऑप्शन पे जाना है आपने? Non-thesis. नॉन थीसिस में चलें जी, स्टार्ट कीजिए। Assalamu alaikum. My name is Sabah Tabassum, and the topic of my presentation is on organizational effectiveness, moderating role of psychological ownership and job engagement. So this is the sequence I'm going to cover. First of all, let's go to the introduction. So before going to the introduction, let me tell you, there are two variables. One is dependent and another is independent variables. So dependent variable, school effectiveness has always been a significant area of study, as effective schools create major roles in the development of the child. Effective schools is the one that lays emphasis on outcome where student progress exceeds with the expectation. Definitely, whereas ineffective schools is the one where student shows less progress than what is expected. So other one is independent variable. In independent variable, there is ethical leadership. Ethical leadership is highly becoming a need in various fields. If we begin to define ethical leadership, we will definitely want to include the behavior as well as the characteristics of the leader. That is empathic, good decision maker, and trustfulness, honest, etc. Over the past few years, most of the international organizations are held under investigations of leaders' worst ethical behavior. So we can never underestimate the significance of ethics in conducting business. Businesses that lack ethics and ethical behavior are bound to face definitely damages. So here are two mediators, which is job engagement and psychological ownership. Job engagement is the harnessing of organizational members set to their work, roles in engagement. People employ and express themselves physically in terms of both physically and mentally. And second one is cognitively, which is in which the employee is full aware of the rules, values, terms, goals, missions, etc. And emotionally in terms of that emotional connection of the employer that has with their work and their team and with the managers. And the second, ownership. Psychological ownership is an employee fundamental feeling of adequacy towards his work. Psychological empowerment is used by many organizations to yield positive behavior in their employees. So ethical leadership I have defined already. So promotion of ethical standards among employees. Ethical leaders tend to provide a sense of meaningful to its employees. So they may attract to their work and perform well. Ethical leadership perform employees to opportunity to their feedback, communication, idea sharing, so that he or she can share their ideas to the employees. Ethical leadership tend to encourage desirable behavior among the employees, that is job satisfaction, etc. And the second one is more productivity by the job engagement. Job resources, support of managers, skill level, and innovative work can also the impact of job engagement of the employee. Engaged employees are always passionate about their work. They portray a high level of energy at their work. And the fourth one is enhancement of psychological ownership. Ethical leadership is said to enhance psychological ownership in employees. In an ethical organizational environment, employees are more likely to be psychologically empowered than in unethical environment. So we explain two theories, social learning theory and social exchange theory. Social learning theory suggests that the leader can influence his forward through a process of modeling. By modeling, leader can easily transfer values and desirable behavior in employees. So modeling employee in an organization would be able to learn behavior, be able to learn from the leader, but what to do and what not to do.
So social exchange theory is the second theory which explains that the concept of ethical leadership. The social exchange अच्छा theory सबा, तो suggests that इंट्रोडक्शन पे the आपने 10 मिनट लगा दिए, आगे कोई लिटरेचर रिव्यू पे जाना था आपने, शायद वो अभी तक नहीं गई हो। काइंडली लिटरेचर yes रिव्यू पे आ जाए बस, ठीक है, ये देख लिया हमने। आप आगे लिटरेचर रिव्यू अगर आपने कोई बनाया हुआ है तो वो पेपर बाय पेपर जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, sir. ठीक। So here's the खाली की theory टेक behind that. टेक कंट्रोल ऑफ टाइम एज वेल, आपने वक्त का ख्याल करना है, इट्स पार्ट ऑफ योर लर्निंग। Alright, sir. We conducted a cross-sectional survey designed to examine the relationship among school principals. In this literature review, the questionnaire was designed and the population size is 1,000 teachers for Istanbul and the size is 641. We showed mean, standard deviation and relationship between ethical leadership. And here is the block diagram where ethical leadership and the ethical climate will give us the job satisfaction, which is the mediator of our research paper. So here is a literature review too. We use structure regression model to approach test to the hypothesis to mediating effect of employee psychological and ownership were also examined. Population size is, as you can see, that 900 employees and the sample size is 202. The data is collected using self-administrative approach and the data is collected from the Korean Public Agency. So the further exploration in looking how the organizational structure system and environmental environment interact with leaders. So here is the block diagram of this literature review where ethical leadership and ownership and worker engagement will give us the organization structure. So here is another literature review in which questionnaire is designed and we use a Likert type scale in which we start from strongly agree to strongly disagree. And here is a theoretical model in which ethical leadership incorporates social responsibility and in performance. So here is another literature review. In this, the data used in this study is primarily the data obtained from filling out online questionnaires via Google Form. The primary data obtained is the respondent demographic data. Many management variety study use partial data structure conclusion due to the availability of the robust methods. The study has also the limitations exploring the interdependence between the work and family roles. Here is the block diagram in which ethical leadership, work engagement, and the social intelligence and the psychological capital. The mediation test result shows that the psychological capital has a role as a partial mediation. And here is the gap analysis. In which the consideration of job engagement and the consideration of psychological effect. We took the job commitment and the job investment mediator variable. I read an article in which research paper in which suggested that the future study can be done to replicate the current findings with social school settings and future examiners. So psychological ownership, effective commitment, we took the gap from these two studies and we studied the impact of ethical leadership on school. ठीक है, Here is बस the अब आप problem. काइंडली आप आ जाइए अपने मेथोडोलॉजी पे, आ जाए अपनी प्रपोज मेथोडोलॉजी पे, करना क्या चाह रही हैं आप? Here is proposed methodology in which question, in the case of the result, we will visit the school and discuss some related study. To related studies, sampling techniques, probability and non-sampling, two type of techniques in which non-probability sampling technique is easy to use. So definitely we will use questionnaires and surveys and data analysis and definitely will get the results. So here are some points that we will discuss. We will collect data from the any school in the India or Islamabad. The use of relationship of questionnaire to analyze the impact of all the variables and the reliability test is run to analyze the questionnaire. So here is the items for the survey and the scale for Likert type scale used here. And here is the timeline. After that, here are the some research paper. ठीक है, ठीक है, गुड सफा, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन इज गुड और आपने अच्छी डिटेल में चीज़ जो है वो सीक्वेंस में कवर की हुई है और एज पर दी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड चीज़ें आपने की हुई हैं। लिटरेचर रिव्यू अच्छा किया हुआ है, उसमें ठीक तरीके से मेथडोलॉजीज डिस्कस की हुई हैं, प्रॉज एंड कॉन्स किए हुए हैं, इट्स गुड।
क्वालिटी मैट्रिक्स भी आई एम श्योर आपने बनाया होगा अपनी रिसर्च पेपर्स का। यहाँ डिस्प्ले नहीं Yes, किया sir. हुआ, बट आई अंडरस्टैंड के पेपर्स जो हैं वो ठीक लग रहे हैं मुझे। और बाकी ये कि आपने समरीज अपनी सारी शेयर की हुई है मेरे साथ। Yes, sir. अच्छा, ठीक हो गई। Sorry. ओके जी, गुड। पेपर आपका मैंने मिड टर्म का चेक किया, उसमें कुछ मिस्टेक्स आपने की हुई हैं, तो उसमें आपके 18 मार्क्स हैं आउट ऑफ 25, ऑल्दो प्रेजेंटेशन इज बेटर देन द मिड टर्म रिजल्ट्स। तो होपफुली आप एंड टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी। Yes, sir. Inshallah. ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सबा। Thank you, sir. Allah Hafiz. सो अभी हम ब्रेक करते हैं, आई थिंक। ठीक है। आपकी कोई क्लास तो नहीं है अभी आगे? किसी की है क्लास तो वो बेशक क्लास में अटेंड कर ले, आ जाए बीच में, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो सीक्वेंस में चलेंगी ना, तो आई कंटिन्यू, आप बीच में आ जाइएगा। ठीक। सो वी मे हैव अ ब्रेक ऑफ से हाफ एन आवर। क्या ख्याल है? आप इसमें नमाज का टाइम भी हो जाएगा, नमाज पढ़ लीजिए और देन वी कैन मीट अगेन। ठीक है जी। सो अभी मेरे पास घड़ी में टाइम हो रहा है 12:10 हो रहे हैं, तो हम 12:40 पे मिल लें। क्या ख्याल है भाई? चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी 12:40 पे काइंडली अगर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जो रह गए हैं ट्राई टू टेक प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।